नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर। आप देख रहे हैं इंडिया टेक्स न्यूज़। कल विधानसभा की अहम बैठक में दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने अपना पहला ई-बजट पेश किया। इस बजट को देशभक्ति का नाम दिया गया। आइए देखते हैं इस बजट में क्या है कुछ खास बात। 7वां बजट पेश करने का मुझे मौका मिला है। ये बजट मैं ऐसे समय में प्रस्तुत कर रहा हूं जब हम भारत के लोग अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 जिसके लिए ये मैं बजट पेश कर रहा हूं, उसमें हमारे देश की एक सबसे ऐतिहासिक तारीख होगी 15 अगस्त 2021, यानी हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस। अध्यक्ष महोदय, मैं आज महसूस कर रहा हूं और ऐसा मुझे भरोसा है कि सदन में बैठा हुआ हर एक सदस्य भी यही महसूस कर रहा होगा कि हम सब ऋणी हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के जिनकी निस्वार्थ कुर्बानियों की वजह से आज़ादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। जिस सदन में हम बैठे हैं, ये सदन, ये रूम, ये कक्ष 1912 से 1926 तक अखंड भारत का संसद भवन रहा है। ये वास्तव में हम सबका सौभाग्य है कि इसी कक्ष में बैठकर आज हम देश की राजधानी दिल्ली के लोगों की सेवा में चर्चा और निर्णय ले पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की तरफ से, इस पूरे सदन की तरफ से 75 साल पहले हमारी आज़ादी को संभव करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक शत शत नमन करते हुए ये बजट प्रस्तुत करता हूं और इस भाव के साथ प्रस्तुत करता हूं कि इसमें उल्लेखित कार्यों और योजनाओं से उन महान शहीदों के द्वारा आज़ाद वतन को लेकर देखे गए सपने के निर्माण में हम कुछ कदमों का भी योगदान कर सके तो यह हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। देशभक्ति बजट इसलिए भी क्योंकि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम आज़ादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे। और सिर्फ पूरे वर्ष ही नहीं, इस अवसर पर सरकार ने पूरे 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव की शुरुआत इसी सप्ताह 12 मार्च से धूमधाम से महान स्वतंत्रता नायकों के सम्मान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से होगी और इसके बाद से लगातार 75 हफ्ते तक, यानी 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक पूरी दिल्ली में आज़ादी के उत्सव का माहौल रहेगा, देशभक्ति के उत्सव का माहौल रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने से संबंधित कुछ विशेष योजनाओं की घोषणा भी मैं अपने प्रस्तावों में करूंगा, लेकिन यहां मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारी सरकार के लिए आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर केवल और केवल शहीदों के सम्मान में कुछ कार्यक्रम करना भर नहीं है। हमारे लिए ये एक जिम्मेदारी है, पुनर्वलोकन की जिम्मेदारी है कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले 75 साल में कहां से कहां पहुंची है और इसके बाद के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव, यानी कि 100 साल का, जब आज़ाद हिंदुस्तान जब 100 साल का हो रहा होगा 2047 में, उस वक्त हम दिल्ली को कहां देखना चाहते हैं, 100 साल के दिल्ली को हम कहां देखना चाहते हैं। आज के इस देशभक्ति बजट को मैं इंडिया एट 75 के सेलिब्रेशन के साथ साथ इंडिया एट 100 की आधारशिला के रूप में भी रखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में पिछले 6 साल में जो काम हुआ है और जिसे आगे बढ़ाने के लिए आज मैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का 7वां बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। इस केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में मात्र अगले वित्त वर्ष या कुछ अगले वर्षों के लिए नहीं, बल्कि अगले पूरे 25 साल का एक विजन है। इसके तहत एक स्वतंत्र, स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ राष्ट्र अपनी आज़ादी के 100वें वर्ष में सारी दुनिया के सामने ज्ञान और प्रगति के एक प्रेरक शक्ति के रूप में खड़ा होगा और इसका केंद्र बिंदु होगी हमारी दिल्ली, देश की राजधानी। जिस तरह 1947 के आज़ाद भारत की रचना में दिल्ली स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों की धुरी बनी हुई थी, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 के शिक्षित और समर्थ राष्ट्र की धुरी भी हमारी दिल्ली बनी होगी। उस वक्त की चुनौतियां थीं अंग्रेजों की दमनकारी नीति और सत्ता में बने रहने के लिए व्यापारियों का, मजदूरों का और किसानों का शोषण। आज अंग्रेज नहीं है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक सत्ता में बने रहने के लिए व्यापारियों, मजदूरों और किसानों का शोषण आज भी जारी है।
किसी ना किसी रूप में आज भी जारी है। अब मैं आपके समक्ष दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 वर्षों से मेरे बजट वक्तव्य में परंपरा रही है कि मैं सदन के समक्ष दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। सामान्यतः ये जो आंकड़े होते हैं ये हर साल और अगले साल के संबंधित आंकड़े होते हैं, वित्त वर्ष से संबंधित आंकड़े होते हैं, कुछ अनुमान होते हैं। मैं आज आजादी की 75वीं सालगिरह की दहलीज पर खड़े होकर आज आपकी अनुमति से मेरे वक्तव्य के इस वाले भाग में, जहां हम आर्थिक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं, दिल्ली के पिछले 75 साल के आर्थिक परिदृश्य पर एक संक्षिप्त सी रोशनी डालना चाहता हूं। 1901 में हमारी दिल्ली कुल 4 लाख की आबादी का एक छोटा सा शहर थी। 1911 में जब अंग्रेजों ने इसको राजधानी बनाया तो यहां आबादी थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई 1941 से 1951 के बीच में, और खासतौर से 1947 के बाद माइग्रेशन के दौरान, जब पाकिस्तान से लाखों परिवारों ने दिल्ली को आके अपना घर बनाया। 1947 में जिस वक्त देश को आजादी मिली थी उस वक्त यहां की आबादी थी 6,96,000। 1951 की जनगणना जब हुई तो यह 17,44,000 हो गई। पिछले 75 साल में हम दिल्ली वासियों की संख्या करीब 2 करोड़ को पार कर चुकी है। इस ग्रोथ को देखते हुए ये आंकड़े इसलिए रखे क्योंकि ये एक जर्नी को समझने के लिए और उसके आगे एक विजन के लिए बहुत जरूरी है। ये जो ग्रोथ है इसको देखते हुए 2047 तक दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ 28 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। और आज इस बजट में 2047 में इतनी बड़ी आबादी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, जो सम्मान से जीने के लिए सुविधाएं चाहिए होंगी, उसकी नींव हम आज इस बजट में यहां पे रखने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, 1947 के बाद से दिल्ली की एसजीडीपी के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं, और उस वक्त की केंद्र सरकार के लिए शायद ये संभव भी नहीं रहा होगा कि वो दिल्ली के लोगों के विकास के लिए अलग से एसजीडीपी के आंकड़े इकट्ठा करें, क्योंकि उनके पास पूरे देश के लिए काम करने का समय होता है। लेकिन वर्तमान सरकार जब से बनी है, जो वर्तमान व्यवस्था के तहत 1993-94 से दिल्ली की एसजीडीपी उसके आंकड़े हैं। 1993-94 में दिल्ली की एसजीडीपी 20,992 करोड़ रुपए थी, लगभग 21,000 करोड़ रुपए थी, जो बहुत उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वर्तमान में 7,98,310 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। इसी तरह 1993-94 से दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 18,976 रुपए थी, 18,967 रुपए थी स्थिर मूल्यों पर, जो 19-20 में 2,74,671 पहुंच चुकी है। 93-94 में 18,967 से आज हम 2,74,671 की पर कैपिटा इनकम पर खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, ये दिल्ली जो है इस पर कैपिटा इनकम में स्थिर मूल्यों पर देश में नंबर 2 पे है। प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 2020-21 में 3,54,004 रुपए हो गई है। दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वर्तमान वित्त वर्ष में 1,27,768 रुपए के नेशनल एवरेज से 2.77 टाइम्स ज्यादा है दिल्ली का पर कैपिटा इनकम। 2020-21 के दौरान दिल्ली की एसजीडीपी में प्रचलित मूल्यों पर 3.92% और स्थिर मूल्यों पर 5.68% की कमी देखी गई। कोविड महामारी और इससे रोकथाम के लिए जो उपाय किए गए, ये उसका असर है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार दिल्ली के लोगों को के जीवन स्तर को, उनकी प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत दूरदर्शिता से काम कर रही है, और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक, ये मैं एक बड़ा लक्ष्य अपने इस सदन के सामने रख रहा हूं, सरकार के सामने रख रहा हूं, और इस पर काम कर रहे हैं। हमारा दिल्ली की वृद्धि करनी होगी। ये करेंगे। अध्यक्ष मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स के तहत दिल्ली वासियों के हर महीने के खर्च में पानी के महंगे बिल की जगह जीरो बिल आए, बिजली के महंगे बिल की 75% आबादी
खासतौर से महिलाओं के लिए कहीं भी आने जाने में बस का खर्चा जीरो हो गया है। इन सब के परिणाम से प्रत्येक परिवार की आय में हर महीने की जो बचत हो रही है उसका असर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय और उस परिवार की आमदनी पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि अगले सेंसस के जो आंकड़े आएंगे वो पिछले 6 साल में दिल्ली के लोगों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में आई हुई आर्थिक खुशहाली का एक बड़ा इंडिकेटर होंगे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2020-21 जो वर्तमान वित्त वर्ष है उसके लिए कुछ रिवाइज्ड एस्टिमेट सदन के समक्ष रखता हूं। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 59,000 करोड़ रुपए का रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रस्तावित है, जबकि बी में हमने इसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का अनुमोदन लिया था। 59,000 करोड़ रुपए का आरई पिछले साल में व्यय किए गए 51,186 करोड़ रुपए से 15.26 टाइम्स परसेंट अधिक है और 59,000 रुपए के आरई में 46,215 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के तहत 12,785 करोड़ रुपए कैपिटल के तहत हैं। आरई में कैपिटल एक्सपेंडिचर 16,930 करोड़ रुपए से घट के 12,785 करोड़ रुपए आ गया है और इसकी वजह जाहिर है कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो कैपिटल वर्क्स में धीमापन आया, कई महीने तक कोई गतिविधि नहीं चली, वो रहा है। इसी तरह आरई में एस्टेब्लिशमेंट अदर एक्सपेंडिचर के तहत इस साल बी में 35,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 35,900 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और इसके पीछे मुख्य वजह है कोरोना संबंधी व्यय। रिवाइज एस्टीमेट में 2020-21 में योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 23,100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जबकि बी में इसके लिए 25,900 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए थे। महोदय, एक्सीलेंट एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके जरिए हमने अपने बकाया ऋण को मार्च 2020 तक 31,135 करोड़ रुपए रखा है। दिल्ली का बकाया ऋण वर्ष 2014-15 में 5.90 से घटकर वर्ष 2019-20 में जीएसडीपी के 3.74% हो गया है, 3.74% हो गया है। 2020-21 के बारे में रिजर्व बैंक के राज्य वित्त संबंधी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का लोन जीएसडीपी रेशो देश के बाकी सब राज्यों की तुलना में सबसे कम है, सबसे ज्यादा। और ये बात सीएजी ने भी माना था कि दिल्ली सरकार सरप्लस में चलती है। ये बात अब जो रिजर्व बैंक के राज्य वित्त संबंधी आंकड़े हैं वो भी पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ इस साल के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड भी रख रहा हूं। वर्ष 2021 के दौरान आरई में 891 करोड़ 87,40,000 रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांड्स की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं सदन का अनुमोदन चाहता हूं। अब मैं आपके समक्ष अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान पेश कर रहा हूं। महोदय, हमारी सरकार के सत्ता में आने के पहले 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का कुल व्यय 30,940 करोड़ रुपए था, जो उनका बजट था 2014-15 का। मैंने अपना पहला पूर्ण बजट 2015 में जून में पेश किया था और उसमें 37,750 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय था। साल दर साल हम इनोवेटिव स्कीम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट के बहुत सारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते रहे और इन योजनाओं के लिए अपना खर्चा बढ़ाते रहे। मैं अत्यंत हर्ष के साथ 2021-20 के लिए 59,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं। 69,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं, जो 2014-15 में 30,940 करोड़ रुपए की बजट राशि से दोगुने से अधिक है। 69। यह जानना सुखद होगा कि हमारी सरकार की अवधि में स्कीम्स, कार्यक्रम और परियोजनाओं के बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो दिल्ली वासियों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट वर्क पर हमारे सरकार के ध्यान को ज्यादा दर्शाती है। बजटीय आवंटन के लिए दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय, ये जो आज हम बजट आवंटन कर रहे हैं, दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 2015-16 के 19,218 रुपए से बढ़कर इस साल 33,173 रुपए हो जाने की उम्मीद है। यानी सरकार की ओर से जो खर्च किया जा रहा है वो पर हेड, प्रति व्यक्ति सरकार की ओर से जो खर्च किया जा रहा है वो 19,216 रुपए था, 18 रुपए था 2015-16 में, और इस साल 33,173 रुपए हो जाने की इसकी उम्मीद है। 69,000 करोड़ रुपए के बजट में 31,200 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर के लिए और 37,800 करोड़ रुपए स्कीम और प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। यह भी एक इंटरेस्टिंग डिवीजन है कि इस साल प्रोजेक्ट्स और स्कीम में 55% है और एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, उसमें 45% बजट है। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंटल, एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। इसमें
51,799 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तहत और 17,201 करोड़ रुपए कैपिटल के तहत रखे गए हैं। 2020-21 के बीई में 16,930 करोड़ रुपए कैपिटल और 48,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तहत थे। अगले साल के बीई में वर्तमान वर्ष के बीई की तुलना में कैपिटल में 2% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रेवेन्यू 8% बढ़ा है। 2021-22 में प्रस्तावित 17,201 करोड़ रुपए का कैपिटल 2014-15 में 7,430 करोड़ के कैपिटल से दोगुना हो चुका है। तो 2014-15 में जो कैपिटल वर्क था उससे आज हम दोगुने पे हो गए हैं। तो कैपिटल वर्क में भी काफी, दिल्ली की तरक्की में काफी आगे बढ़ी है चीजें। 2021-22 का प्रस्तावित बजट जो 2020-21 के 65,000 करोड़ रुपए के बीई से 6.15% अधिक है और आरई जो इस साल का वर्तमान वित्त वर्ष का आरई है उससे 17% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित 69,000 करोड़ रुपए के बजट में से 43,000 करोड़ रुपए का कर राजस्व से आएगा, 1,000 करोड़ रुपए गैर राजस्व से, 325 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से, 9,285 करोड़ रुपए स्मॉल सेविंग स्कीम से, स्मॉल सेविंग लोन से, 1,000 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियों से, 6,000 करोड़ रुपए जीएसटी कंपनसेशन से, 2,088 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से और केवल 657 करोड़ रुपए भारत सरकार की अनुदान सहायता से और शेष राशि ओपनिंग बैलेंस से जुटाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्थानीय निकायों को 4,367 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी। इसमें 2,298 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबद्ध राशि के रूप में होंगे और 2,069 करोड़ रुपए बेसिक टैक्स असाइनमेंट बीटीए के रूप में होंगे। इसके अलावा स्थानीय निकायों को 1,805 करोड़ रुपए स्टैंप और पंजीकरण शुल्क और एकमुश्त पार्किंग शुल्क के हिस्से में उपलब्ध कराए गए हैं। हमारी सरकार इस प्रकार स्थानीय निकाय के बजट अनुमान 2021-22 में 6,172 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रही है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2021-22 के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा, उनका विवरण प्रस्तुत करूंगा जो 21-22 के बजट का अभिन्न हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आरंभिक वक्तव्य में उल्लेख किया था कि आजादी की सालगिरह की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आगामी वर्ष देशभक्ति के वातावरण से ओतप्रोत रहेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली सरकार भी इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि 75 साल पूरे होने से ठीक 75 सप्ताह पहले से देशभक्ति के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। आगामी 12 मार्च से दिल्ली में देशभक्ति की एक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होगी और पूरी दिल्ली अभूतपूर्व तरीके से इस वर्ष को आन बान शान के साथ मनाएगी। इस क्रम में देशभक्ति बजट से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्ताव मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूं। 12 मार्च से शुरू हो रहे देशभक्ति आयोजनों की श्रृंखला में अगले 75 सप्ताह तक पूरी दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सिर्फ दिल्ली में नहीं, आजादी के आंदोलन में दिल्ली की भूमिका और पिछले 75 साल में दिल्ली की यात्रा और 2047 की दिल्ली का विजन, इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। आजादी की लड़ाई में सरदार शहीद भगत सिंह का जीवन और भारत को लेकर देखे गए उनके सपने हमारे नौजवानों के लिए, पूरे देश के नौजवानों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत रहते हैं। शहीद भगत सिंह जी ने अपनी जेल डायरी में लिखा था कि अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका करना जरूरी है। आजादी के 75वें साल में शहीद भगत सिंह जी के प्रेरक जीवन पर कार्यक्रमों के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए का बजट हम रख रहे हैं ताकि उनके जीवन पर कार्यक्रम, भगत सिंह जी के जीवन पर कार्यक्रमों के जरिए हम चाहते हैं कि देश की वर्तमान युवा शक्ति उनके जीवन से प्रेरणा ले सके और इस भाव के साथ जिए कि हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए, हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए सबको जीना सिखा जाएंगे मरते मरते। ये ना समझो कि भगत फांसी पर लटकाया गया, सैकड़ों भगत बन जाएंगे मरते मरते। इस उद्देश्य के साथ एक अलग से पूरा कार्यक्रम शहीद भगत सिंह जी को समर्पित चलेगा, पूरी कार्यक्रमों की श्रृंखला। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, भारत की आजादी से लेकर आजाद भारत की रूपरेखा बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह किया, वो भी अपने आप में संघर्ष, देशभक्ति और दूरदर्शिता की एक बहुत अनोखी मिसाल है। बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत आज हम ऐसे हिंदुस्तान में जी रहे हैं जहां जात पात का भेदभाव करना अमानवीय और असंवैधानिक माना जाता है। बाबा साहब के प्रेरक जीवन और उनके सपनों को
उनके सपनों के संविधान और हिंदुस्तान को आज की युवा पीढ़ी तक ले जाने के लिए आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अलग से कार्यक्रम होंगे और उसके लिए भी मैं अलग से बजट में 10 करोड़ की प्रस्तावना कर रहा हूं। इसके जरिए हमारा मकसद है कि आजादी के 75वें साल में बाबा साहब को याद करते हुए हर एक हिंदुस्तानी ये कहता हुआ पाया जाए कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। ये बाबा साहब की देन है इस देश में कि हर व्यक्ति को सम्मान मिल सके, ये बाबा साहब ने दिया है। उसको याद करते हुए हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ में उसको सम्मान करते हुए और उसको और स्थापित करने के लिए अलग से कार्यक्रम चलाएंगे इस पूरे वर्ष में। अध्यक्ष महोदय, आजाद भारत की 75 साल की हमारी यात्रा में हमारी पहचान का, हमारे अस्तित्व का, हमारी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारा तिरंगा। उत्सव के इस अवसर पर अपनी दिल्ली के आसमान को, पूरे आसमान को तिरंगे से सजाएं। हम लोग जब दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुजरते हैं तो हम सब ने देखा है वहां एक शानदार तिरंगा बहुत ऊंचाई के साथ में लहराता हुआ देखा है हमने। 200 फीट की ऊंचाई पर वो तिरंगा है और हम सब वहां से निकलते हैं। कोई भी हिंदुस्तानी वहां से निकलता है उसका मन देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। हाल में मैंने NSUT में लगभग इसी ऊंचाई 160 फीट की ऊंचाई के एक तिरंगे का ध्वजारोहण किया और उसको देख के भी वहां से निकलने वाले, द्वारका से निकलने वाले तमाम लोगों ने देखा, मुझे भी कहा, मैं भी उधर से निकलता हूं। वहां से निकलते हुए एकदम मन देशभक्ति से रोमांचित होकर उठता है तिरंगे को लहराते हुए देख के। तो इस अवसर पर मेरा प्रस्ताव है कि आजादी की 75वें वर्ष में दिल्ली में रहने वाला हर एक नागरिक अपने घर से थोड़ी दूर के लिए भी निकले तो उसको कहीं ना कहीं आसमान में तिरंगा, ऊंचा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। और इसके लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर शानदार तिरंगे लहराने का काम दिल्ली सरकार। इन 500 तिरंगों के साथ अध्यक्ष महोदय, इन 500 तिरंगों के साथ, आसमान की ऊंचाइयों में लहराते इन 500 तिरंगों के साथ हम अपनी दिल्ली को आजादी के 75वें साल में इस तरह से सजाएंगे कि आप दिल्ली में भले ही 1 या 2 किलोमीटर अपने घर से बाहर जाने के लिए निकलें, आपको कहीं शानदार तिरंगा लहराता हुआ नजर आए और आपके अंदर देशभक्ति की ज्वाला भड़क उठे, आपके अंदर देशभक्ति का रोमांच भड़क उठे। इसके लिए बजट में मैं 45 करोड़ रुपए का अलग से प्रस्ताव कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ रहे हर एक बच्चे को देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसकी सब तैयारी हो गई है। इसके तहत रोजाना 1 पीरियड देशभक्ति की क्लास का होगा और इस पाठ्यक्रम के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक बच्चा अपने मन की गहराइयों में अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति, देश की व्यवस्था के प्रति, देश की महिलाओं के प्रति पूरे सम्मान से ओतप्रोत हो। हर पढ़े लिखा आदमी देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ा के हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कट्टर देशभक्त बने कि बड़ा होकर अगर किसी सरकारी पद पे बैठे तो रिश्वत लेने का अपराध करना तो दूर, एक रेड लाइट तोड़ने में भी सोचे कि मेरी देशभक्ति पे दाग लग जाएगा अगर मैंने व्यवस्था तोड़ी। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति महिलाओं के प्रति सम्मान से पेश आए, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझे और बखूबी निभाए। वो आपसी भाईचारे और सामाजिक समानता में भी देशभक्ति देखे। ऐसा देशभक्त नागरिक हम स्कूलों में तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, गांधी जी से लेकर बाबा साहब तक, भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद भारत की परिकल्पना एक सुशिक्षित राष्ट्र के रूप में की थी। देश की 95% आबादी आजादी के 75 साल के बाद भी उस क्वालिटी एजुकेशन तक नहीं पहुंच सकी है जिसकी हमने कल्पना की थी, जिसकी हमारी आजादी के मतवालों ने कल्पना की थी। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार इस बात को कहते हैं कि हमें शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है, हमें शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। आजादी के 75वें साल में हम इसकी शुरुआत दिल्ली से करेंगे, जन आंदोलन बनाने की। हम पढ़े लिखे और सफल युवाओं को जो
स्कूल से बाहर किसी बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई बढ़िया नौकरी कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद में, कोई अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो हम पढ़े लिखे और सफल युवाओं को उन छात्रों की मदद के लिए तैयार करेंगे जो संसाधन और सूचना के अभाव में जूझ रहे हैं। इसके लिए यूथ फॉर एजुकेशन नाम से एक मेंटरशिप वॉलंटियर प्रोग्राम इस साल से शुरू की जाने की संभावना है और हम चाहते हैं कि आजादी के दीवाने ने जो सपना देखा था सुशिक्षित भारत का, उसे पूरा करने के लिए देश का हर एक युवा आगे आए और अपने से अगली पीढ़ी के बच्चों को एक एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी निभाए। एक और क्रम, इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय, हमारे बच्चों को देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार करने के लिए दिल्ली में हम एक नया सैनिक स्कूल और एक दिल्ली आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी अकादमी शुरू करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। देश में इस वक्त 33 सैनिक स्कूल हैं, लेकिन दिल्ली में एक भी नहीं है। हम दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल दिल्ली में खोलेंगे और इसके साथ ही दिल्ली आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी अकादमी भी शुरू करेंगे। यहां पर बच्चों की उनकी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ उनकी एनडीए में और सेना में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने अध्यक्ष महोदय अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने फर्ज के लिए, अपने देश के लिए बहादुरी से लड़ने वाले सिपाहियों के परिवारों के लिए सम्मान और मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत इस वर्ष अगले वित्त वर्ष 2020-21 में मैं 26 करोड़ रुपए का प्रावधान रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी हमारे देश में हुए, प्राचीन भारत में हुए हमारे मन और शरीर पर हुए अनुसंधान रहे हैं।